खुशामदीद। आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज अली वारसी मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात करने जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खत की, जिनका खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजिफ ईसा को मौसूल हुआ है। उसमें उन्होंने बताया है कि आपने मेरे साथ नहीं, ये नहीं बताया, उन्होंने कहा आपने मेरे साथ, उनकी कट्टी हो गई है। उन्होंने कहा मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाया तो मेरी आपसे नाराजगी चल रही है। और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत की जगह भी थी, फिर भी आपने मुझे गाड़ी में नहीं बिठाया। हाँ, 4 बंदों की जगह थी, मैं इतना भारी था और मुझे पैदल चल के आना पड़ा। हाँ, और नहीं, आपने बुलाया ही नहीं, मुझे रास्ता ही नहीं मिला। और शेर अफजल मरवत की भी कटी हो गई है, लगता है कि इमरान खान साहब से। खान साहब ने उनको जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है अडयाला जेल में उनके साथ मुलाकातों की, उसमें से उनका नाम कट कर दिया है। इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी चली, इस पे डिटेल में बात करेंगे। अच्छा अली, अब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब, उन्होंने ये खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजिफ ईसा को और कहा है कि भैया आपने मुझे क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट बुलाया। तो मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो आपके ख्याल में इनका ये जो गिला है, ये शिकवा है, ये जायज है? मतलब अपने चीफ जस्टिस से बंदा कर ही सकता है, वैसे क्या बुराई है, लेकिन ये पब्लिक कैसे हुआ ये खत? देखिए, पब्लिक तो मैं पूरी बात आपको बता देता हूँ। बात यह है कि उनका कोई राइट नहीं बनता, ये लेटर तो उनको लिखना ही नहीं चाहिए था। मैंने कभी जिंदगी में कोई आदमी नहीं देखा जो लेटर लिख के कह रहा हो, जज का होता, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लेटर लिखकर कह रहा हो, क्योंकि बहुत दफा ऐसे होता है। मसलन अथर मिनल्ला साहब को भी जब बहुत ज्यादा आई हुई थी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जाने की, तो गवर्नमेंट ने कहा, जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे, जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने ये बात की उनके बिहाफ पर कि उनको आना चाहिए। चीफ जस्टिस उस वक्त थे उमर अता बंदयाल साहब, वो नहीं चाहते थे कि मेरा कोई एक मतलब वो तो चाहते ही नहीं थे ना कि कोई ऐसा बंदा है जो मतलब ज्यादा कानून शानून की बात करता हो और ह्यूमन राइट्स की बात करता हो, मेरे लिए मसला बनेगा। तो बहरहाल किसी तरीके से उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने अथर मिनल्ला साहब को एलिवेट करवा दिया और वो लेकर आ गए सुप्रीम कोर्ट। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी, वो ये थी कि अथर मिनल्ला साहब सुनते कोई नहीं थे। वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि यार यहाँ पर जरा थोड़ा सा ना ये बंदा ऊपर चला जाए तो सुकून हो हमें, क्योंकि वो सारा हाई कोर्ट को पूरी तरह से डोमिनेट करते थे। तो अब इब्राहिम, तो उसके लिए फिर बार एसोसिएशंस बोलती हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल कहती है कि जी इनको चुराएं, साबिक जजेस जो हैं उनकी जानिब से, क्योंकि देखिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन है उसको भी अगर आप गौर से देखें तो फिर उसमें भी ये चीज आती है। ये सारे नुमाइंदे बैठे होते हैं वहां पर, अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, लॉ मिनिस्टर भी होते हैं, एक साबिक जज भी होते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल का भी नुमाइंदा होता है, सीनियर तरीन जजेस जो होते हैं उनमें से भी एक आधा अगर आपके साथ मिल जाए तो फिर तो आपकी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन हो जाती है। तो यहाँ पर अथर मिनल्ला साहब के बाद जो है वो अब इब्राहिम खान साहब, लेकिन इब्राहिम खान का केस जो है ना, मेरा ख्याल है अथर मिनल्ला के साथ नहीं आएगा। मैंने इस पर ट्वीट भी की है और मेरा ये ख्याल है कि उनका केस जो है वो ज्यादा मिलता है मोहम्मद कासिम खान साहब से। तो कासिम खान साहब जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। 2021 में आपको शायद याद हो कि एक केस आया था जी, उन्होंने कहा कि डीएचए जो है ये कब्जा माफिया है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्जा माफिया, और डीएचए का जो डायरेक्टर है, डीजी है, जो भी है, वो आए यहाँ पर और वो पेश हो फलाना धमाका, और फिर अगले पेशी पर जो है वो झाग की तरह बैठ गए थे। तो उसकी वजह जो थी वो दरअसल ये थी कि उनका भी टाइम पूरा हो गया था, 2 महीने बाद उन्होंने रिटायर होना था। अप्रैल 2021 में उन्होंने ये खड़ा किया, जुलाई के बिल्कुल शुरू में, यकम को या पता नहीं 5 जुलाई को 2 जुलाई को उनकी कोई आखिरी डेट थी, और वो चले गए। तो बीच में मई जून से पहले इन्होंने तो बिल्कुल ही 10-11 दिन पहले, यानी 4 जुलाई को तकरीबन, मैंने जब पढ़ा वो लेटर तो 12 बजे के बाद की बात है, और लेटर शायद 3 को लिखा गया होगा, 14 जुलाई को वो रिटायर हो रहे हैं। तो 10 दिन पहले उन्होंने एक लेटर लिखा, और मकसद जो है, आपने पूछा कि ये मीडिया को कैसे लीक हो गया, तो उसकी सिर्फ एक वजह है, और वो ये वजह यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन के हैसियत से उन्होंने सारी अपनी चीफ जस्टिस का दौर गुजारा है। एक मिनट में जो है वो 35 और 51 राहदारियां जमानतें भी दी उन्होंने। सारा ना करें आप, देखें ये मालूम ऐसे होता है कि जब उनको ये रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद ये मामला शुरू हुआ। नहीं, आपने उससे पहले जिक्र कहाँ सुना था? ये तो नहीं, ये पिछले 2-3 महीने में ये सारा मामला शुरू हुआ कि वहां पे पता चला जी अच्छा पेशावर हाई कोर्ट भी है। हाँ, लेकिन उन्होंने काफी अरसे से आ चुकी हुई थी, इसमें ऐसी बात नहीं है। उन्होंने, आपको शायद याद होगा, कुछ अर्सा पहले आपने केस सुना होगा जरताज गुल वजीर का, जिस पर उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पे, या शायद शंदाना गुलजार का था, रिसेंट है ना, रिसेंट है। हाँ, लेकिन इतना रिसेंट भी नहीं है, इलेक्शन से पहले की बात है।
तो बात ये कि ये सारा कुछ होने के बाद और फिर अभी भी उनका सीनियोरिटी में ओवरऑल 4 जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें सीनियोरिटी में उनका नंबर जो है वो 34th है। उन्होंने लिखा है कि मैं सेकंड में हूँ, वो चीफ जस्टिस नहीं, में। चीफ जस्टिस में सेकंड पर है, लेकिन उनसे सीनियर जजेस जो हैं वो ओवरऑल 33 वो लिखना वो भूल गए। हाँ, वो लिखना भूल गए। उन्होंने कहा कि जी आपने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जो है उसको तो बुला लिया है नईम अख्तर साहब को, लेकिन अफगान को, लेकिन मुझे नहीं बुला रहे आप। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई नहीं बुला रहे, सबको नहीं बुलाते होते खाने पे, मतलब अपने क्लोज लोगों को बुलाया। अच्छा, मसला क्या है अली, ये तो बताए ना, ये क्या चल क्या रहा है यार? वो ये उन्होंने अपने आखिरी टाइम जो है, वही मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपने आखिरी चंद माह जो हैं वो गुजारे हैं पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को रिलीफ देते हुए, और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बयानिया भी दे दिया उन्होंने साथ जाते जाते, उन्होंने आखिरी जमानत एक बड़ी सी उन्होंने नहीं, लेकिन लेट मी कंपाउंड इट ना, मैं आपकी ओवरऑल इसको देखते ना, देखो 6 जजेस का खत विच इज डैमेजिंग फॉर द जुडिशरी, और काजी फैज ईसा ने बैठकर कल अपनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, मतलब साफ पता चाह रहा था कि उनको एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत पड़ रही है। उसके बाद आप देखते हैं कि हाई कोर्ट्स में और इवन सुप्रीम कोर्ट में थ्रेटनिंग लेटर्स आते हैं। उसके बाद पता चलता है कि जी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने काजी फैज ईसा को इस बात का इल्जाम लगा दिया कि जी आप कोई वो यहाँ पर सिफारिश चल रही है, फेवरेटिज्म चल रहा है, व्हाटएवर, मतलब हर तरफ से ऐसे लग रहा है कि एक माहौल बना हुआ है। और बहुत सारे ये भी आप देखें कि जो रिपोर्टर्स, कोर्ट रिपोर्टर्स हुआ करते थे जो कि सॉर्ट ऑफ प्रो काजी फैज ईसा थे, अब वो एंटी काजी फैज ईसा हो गए। तो ये एक पूरा माहौल बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोऑर्डिनेटेड है, बट आई वांट योर कमेंट ऑन दिस कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसमें जो हम देख रहे हैं उसके पीछे भी कुछ है? नहीं, कुछ कोऑर्डिनेटेड होगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल जिन सहाफियों की आप बात कर रहे हैं कि वो प्रो काजी फैज ईसा थे और वो अब एंटी काजी फैज ईसा हैं, वो सहाफी मैं कम से कम 2-3 को अगर बड़े नाम उनमें लिए जाए, मैं नाम नहीं लेता चले, लेकिन मैं कम से कम उनकी गारंटी दे सकता हूँ मेरे नजदीक वो पैसों की खातिर ये काम नहीं कर रहे होंगे। मसलन मतीउल्लाह जान के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है कि उन्होंने कभी जो है वो पैसे लिए होंगे, या हसनात मलिक के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है, मुझे असद अली तूर के ऊपर कोई शक नहीं है। वहां पर एक सिंपल सी एक इक्वेशन है वकास, और वो ये है कि अगर एजेंसीज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक साइड पर है, तो उनका ये मानना है कि नहीं, हमें दूसरी साइड पर होना चाहिए, हमने इनकी गेम नहीं करनी, बिकॉज दे विल यूज यू। वो आपकी क्रेडिबिलिटी को यूज करेंगे, हसनात की क्रेडिबिलिटी को यूज करेंगे, मतीउल्लाह की क्रेडिबिलिटी को यूज करेंगे, मगर काम अपना करेंगे। उनका ख्याल है कि जी अगर ये इवन वो सब लोग जो है वो माजी में वीलॉग्स कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, इस पर खुल के बात कर चुके हैं, लिख चुके हैं कि जो जस्टिस नकवी साहब थे वो एक उनके ऊपर करप्शन के जो इल्जामात थे वो बड़े जेन्युइन थे, लेकिन जब उनको निकाला जा रहा था तो उस टाइम पे उन्होंने उनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि काजी फैज ईसा साहब जो है वो ठीक कर रहे हैं। उन्होंने जब खास तौर पर नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी पहली दफा हम देख रहे हैं कि कोई जज जो है वो इस्तीफा देकर चला गया है, और ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ये इसकी जगह नहीं है, इसका काम नहीं है कि ये किसी रिटायर्ड जज की जो है वो इंक्वायरी करे, उसके ऊपर कोई रेफरेंस आए, तो इसका काम क्योंकि नहीं है लिहाजा ये नहीं कर सकता। सो दे वर वेरी क्लियर, करप्शन से ज्यादा उनका मामला, और देखें उनका माजी में भी यही रहा है। वो ये नहीं है कि नवाज शरीफ के वो हक में के वो दुश्मन थे कोई, वो यही कहते थे भाई करप्शन किया या नहीं किया, लेकिन हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। हसनात का भी आप देख लें या असद तूर का देख लें, तो उनका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है, ये बात नहीं है। अब आप उस पर इख्तलाफ या इत्तेफाक आप इस बात से कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर उनके काउंटर आर्गूमेंट दिया जाएगा तो वो ये दिया जा सकता है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट अगर बुरी है तो जो उसके साथ इस वक्त लड़ रहे हैं वो भी उतने ही बुरे हैं, या वो एस्टेब्लिशमेंट के एक दूसरे हिस्से के साथ हैं और एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो है वो इस तरफ है, दूसरा हिस्सा उस तरफ है, और ये 2 हिस्सों की लड़ाई है, तो आप किसके साथ खड़े होंगे, ये भी मुश्किल सवाल है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि काजी मिल गया एस्टेब्लिशमेंट के नाल, काजी मिला या नहीं मिला, लेकिन जो काजी साहब की जद पर हैं वो सब लोग जो हैं उनके नजदीक एस्टेब्लिशमेंट की भी जद पर है इस वक्त। मसलन जस्टिस अब असद तूर ने तो यहां तक भी कहा कि जस्टिस काजी फैज ईसा जो है वो इसमें पूरी तरह से साथ है, खासतौर पे जो जजेस के बारे में जो है उनका तो ये तज्जिया है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग बात है जो वो कह रहे हैं। और वो अब इसमें मेरा तो ख्याल ये वो चाहते हैं, पता है क्या मैं आपको बताऊं, वो चाहते हैं कि काजी जो है ना वो गंडासा लेकर और जीएचक्यू पे हमला कर दे। वो क्यों नहीं कर रहा, बस ये मसला है। देखिए काजी दिस इज व्हाट दे वांट। मेरा इसमें व्यू जो है ना वकास साहब, वो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि हम सबको थोड़ा सा नुआंस लेकर आनी चाहिए अपने व्यू के अंदर। मेरा ये प्रॉब्लम है कि काजी फैज ईसा से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं
वो शायद काजी साहब जाहिर है एक दौर में आते हैं ना, यानी मैं इसमें एक्सट्रीम मिसाल आप कहेंगे कि जी आपने इतनी बड़ी मिसाल क्यों दे दी है, मगर स्लेवरी भी जो है वो इस्लाम ने ऑटोमेटिकली डे 1 पर अबॉलिश नहीं कर दी थी, शराब भी ये डे 1 पर अबॉलिश नहीं कर दी थी, बिकॉज आपको एक सोसाइटी जो होती है, मुआशरा जो होता है, उसके आपने हालात देखने होते हैं, अपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को देखना होता है, और फिर आप देखते हैं कि यार इसमें से मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, क्या मैं आखिरी आखिरी लेवल पर जाकर जीत सकता हूँ। ये बताए तो ना, फिर मुझे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, वो जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ कि भाई ये मैंने फॉर एग्जांपल वहां पहुंचना है, तो मैं यहां से शुरू हो रहा हूं। अब मैं अगर पहले दिन छलांग लगाऊं और मैं यहां पर गिरूं और फिर मैं यहां पर आ जाऊं, उससे बेहतर यह है कि मैं इस जगह से शुरू कर रहा हूं, मैं यहां तक अचीव कर लूं और ये सस्टेनेबल हो, ताकि मेरे बाद आने वाला जो है वो यहां से खेल शुरू करे और उसका टारगेट जो है वो कदरे आसान हो, वो यहां तक तो पहुंचाए ना कम से कम, ये ना हो कि उसको पीछे से मेरे से भी पीछे से शुरू करना पड़ रहा हो। सो आई थिंक कि काजी फायज ईसा जो है वो बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ग्राउंड वर्क ले किया है, और उसमें जो उन्होंने कमेटी बनाई है 3 जजेस की। नहीं, अभी मुझे आगे बताया ना कि चलें ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है ये एफर्ट, तो नहीं कोऑर्डिनेटेड मैं कह रहा हूँ कुछ हद तक होगी, नहीं, इन वो सहाफियों की बात कर रहा हूँ कि ये 3 जिनका मैंने नाम लिया, इनका मैं कह रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, वो कोई काजी फायज ईसा के खिलाफ दुश्मनों के सफ में नहीं खड़े हुए। नहीं, वो ठीक है, तो इसका मतलब है देयर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व एज वेल ना, मतलब वो 6 जजेस का खत लिखना, फिर चीफ जस्टिस ये सब हाई कोर्ट का, और फिर ये जो खतूत आए हैं, थ्रेटनिंग लेटर्स आए हैं, ये सब कोऑर्डिनेटेड है। तो ये क्या मामला है? देखिए ये 100% कोऑर्डिनेटेड है। मैं इन जजेस के बारे में, देखिए मैं किसी भी जज के बारे में, हाँ हालांकि बहुत बड़े बड़े नाम है, बाबर सत्तार जैसे नाम है, हम अपनी स्टोरीज के अंदर उनके व्यूज जो हैं वो कोट करते रहे हैं बहुत सालों से कि भाई उन्होंने ये बात कही है तो ये एक मोतबर नाम है, इसी वजह से उनको कोट कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि ये जो 6 जजेस के खत था, ये इट वाज वे आउट ऑफ द लाइन, और कुछ लोग इसको काजी फायज ईसा से कंपेयर कर रहे हैं बेध्यानी में, या मतलब जाहिर है कि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको देना होता है कि वहां से शुरू हुआ ये काम, लेकिन काजी फायज ईसा जो है वो कंप्लीटली बिसीज्ड थे। काजी फायज ईसा के खिलाफ उस वक्त की हुकूमत थी, काजी फायज ईसा के खिलाफ उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी, काजी फायज ईसा के खिलाफ उस वक्त के जो टॉप जजेस थे वो थे, और काजी फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस आया हुआ था काजी फायज ईसा को निकालने के लिए 10 जजेस का, एक पहले 7 जजेस का, जिसमें से बाद में 2 लोग उठे, और फिर उसके बाद एक बड़ा बेंच ऑलमोस्ट फुल कोर्ट जो है वो बैठा, और उस 10 जजेस के बेंच ने बैठकर ये फैसला किया काजी फायज ईसा के हक में। और वो अगर उस वक्त लड़ाई न करते, उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे और वो बहुत ओपन थे। मसलन जो मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन नाम का एक शख्स था जो कि एक मौलवी था, और उसने ये कहा कि काजी फायज ईसा को जो है वो गोली मार देनी चाहिए, चौक में खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए, नवाज शरीफ और जरदारी के कुत्ते हैं ये, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और उसकी FIR तक नहीं लिख रहा था, ठीक है, जो उसकी कंप्लेंट होती है वो काजी फायज ईसा की अहलिया जो है वो पहुंचा रही थी। काजी फायज ईसा अतर मिनल्लाह साहब ने मेरे ख्याल से उनको जमानत दी हुई है, बिल्कुल जमानत पर भी हैं वो, और फिर वही बात है, देखें अतर मिनल्लाह साहब जो हैं वो अभी बड़े जज्बाती नजर आ रहे हैं, मगर उन्होंने बहरहाल कुछ लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो भी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि कम से कम 2017-18 से ये वाकयात चल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 2018 के वाकयात को भी देखने की जरूरत है, मैं यहां तक कहूंगा, मगर हमें मुस्तकबिल को देखने की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं वो 2018 के वाकयात के बेनिफिशियरी थे, इसलिए वो आगे देखने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर आप 2018 से करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होना। लेट्स बी, अभी जो इन्होंने जजेस ने मांगा भी है ना, अगर हम इसमें से साजिश का एलिमेंट निकाल देते हैं और हम कहते हैं कि ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, तो आप देखें कि उनकी डिमांड ये है कि मुस्तकबिल में अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए साइट वो कर रहे हैं शौकत सिद्दीकी का केस, लेकिन शौकत सिद्दीकी का केस जो है उसके अंदर कोई फैसला करना मुमकिन होता तो शायद काजी साहब कर देते। अगर वो 40-45 साल पुराना केस का फैसला कर सकते हैं तो वो अभी ये वाला भी कर देते। अच्छा, इसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जजेस के जो कंसर्न्स हैं दे आर एक्सट्रीमली वैलिड, क्योंकि हमारे यहाँ जो एजेंसियां हैं वो ये हरकतें करती हैं, ये काम करती हैं, और ये जजेस को उनकी हिम्मत है कि उन्होंने ये चीज उठाई है और इसको रेज किया है, बट एट द सेम टाइम जो काजी फायज ईसा का रिस्पॉन्स है वो भी वैलिड है, उसको आप एक्नॉलेज अगर नहीं करते तो मेरी नजर में आप बायस हैं, आप ईमानदार नहीं मैं है। एक प्रोग्राम देख रहा था विकास, तो मैं ये इस बात का आप ये दोनों को चीजों को ना अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि जजेस के साथ ज्यादती हो रही है, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसियां ये काम कर रही हैं, तो जब उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को बताया है तो उस चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया है। आप नहीं मानते उस कमेटी को, वो फुल कोर्ट के सामने जाके उनको कहें कि भजना आप ये क्या कमेटी खेल रहे हैं, कमीशन खेल रहे हैं। वो पूरे 13 जजेस ने बैठ के ये फैसला किया। अब आपने सू मोटो ले लिया, आपने कहा सू मोटो लें, वो भी हो गया। आपने कहा फुल कोर्ट बनाए, वो फुल कोर्ट भी उन्होंने इंडिया दे दिया कि हम फुल कोर्ट भी बना लेंगे। तो आप कहाँ जाएंगे फिर?
आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह वो जाएगी? कल आपने सुना तो है, वो आप वहीं मौजूद थे जब वो एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि क्या फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मसला ये है कि हाँ देखिए ना, सो एनीवे, सो ये चीजें इतनी आप जज्बाती नहीं हो जाना चाहिए। आप कुछ नहीं, चीजें होती हैं। जज्बाती अब अली देखिए, सिस्टम भी तो एक चीज है ना, कानून कायदा तरीकेकार। अब वो एक चीज जैसे है वो चलता है, उसके मुताबिक तो ये नहीं है। ये कहते हैं कि गुड टू सी वाला होना चाहिए। अब मतलब मजाक तो ना बनाए आप हर चीज को यार, मतलब गॉड से कहीं पर तो सैनिटी को प्रिवेल होने दें, कहीं पर तो रुक जाएं, कहीं पर तो मान जाएं। ये जो इंटरनेशनल कोड है, इस तरह की फजूलियात से अपने आप को बचाएं। अली, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक इस पे बहुत ज्यादा मैं बात एक छोटी सी बात बीच में मैं करना चाहूंगा। जो आपने कहा ना, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तलत हुसैन साहब का, तो वहां पर इंडिपेंडेंट, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, इंडिपेंडेंट उर्दू से एक एडिटर साहब थे, यंग एडिटर थे, और उन्होंने वहां पर एक बड़ी वैलिड बात की। उन्होंने कहा कि जी काजी फायज ईसा साहब जो है वो कितनी दफा प्रेस रिलीजें जारी करेंगे। साकिब उनका नाम है। साकिब नाम है, बिल्कुल, साकिब तनवीर शायद नाम है। और उन्होंने कहा कि भाई कितनी दफा वो प्रेस रिलीज जारी करेंगे, कितनी वो बातें ऐसी करेंगे जिससे आप वो अपनी बात क्या, जाहिर है कि उनको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है वो सामने। और ये काजी साहब ने कहा, गंडासा हाल काजी है। साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि भाई इतने यूट्यूब के ऊपर इतना प्रोपेगेंडा है कि हमें अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा है कि हम मजाक है ना ये। गंडासा बस वो लेके खड़े हो जाए काजी साहब बाहर ना, अगर तेरी ऐसी आते जाते हो ना गंडासे मारे। और मेरा ये ख्याल है कि खुश जो लोग होंगे। ये गंडासे लेकर खड़े हुए हैं, इनको भी थोड़ा सा स्टैंड डाउन, आई मीन Relax. रिलैक्स, टेक इट ये इजी, इतना- क्योंकि ये लीडरलेस हैं। नहीं, इनका वो कोई- एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे अली, किसी इनका बात कोई- को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। कोई तो बात मानो। नहीं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखें यहाँ पर ये वो मुल्क है जहाँ 4 साल से फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई थी, पिछले 6 महीने में 3 हो चुकी हैं। नहीं मानते। ये इन्हीं जजेस ने credit जाके देते हो। बंदयाल साहब से मुलाकात की, आमिर फारूक साहब से मुलाकात की, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। काजी फायज ईसा को एक लेटर आया, तो काजी फायज ईसा ने जो है वो सारे के जाके इकट्ठे बिठा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, अगले दिन कमीशन बनाया, कमीशन से इख्तलाफ हुआ, कमीशन को खत्म किया, उन्होंने सू मोटो ले लिया, सू मोटो पर इख्तलाफ हुआ, उन्होंने कहा जी ठीक है फुल कोर्ट बना देते हैं। फिर उन्होंने बीच में जो है वो एक फुल कोर्ट की इजलास बुलाया, जब दूसरी दफा उन्होंने बुलाना पड़ा उनको। सो द थिंग इज कि ये एक ऐसे नहीं करें कि जी जो बंदा एफर्ट कर रहा है टू एटलीस्ट लुक अनबायस्ड, एटलीस्ट लुक इम्पार्शियल, एटलीस्ट गिव एन इम्प्रेशन के अदालत काम कर रही है, एग्जेक्टिव की इन ट्रांसग्रेशंस के ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है, कम से कम उसको ये बात तो तस्लीम करें कि वो एफर्ट कर रहा है। आपके साथ वही चंगा था फिर के चैम्बर में जाकर फैसले हो जाते थे। हाँ, तो वो यही चाहते हैं ना, यही कुछ चाहते हैं। अच्छा अली, मूविंग फॉरवर्ड, बहुत बड़ा मसला है, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। शेर अफजल मरवत साहब को एक कमेटी में डाला गया। वो 3 मेंबर कमेटी थी इनिशियली, जिसने कोऑर्डिनेट करना था इमरान खान साहब के साथ। जो मुलाकाती जाने थे, उनके नाम और वगैरह वगैरह वगैरह। अब वो उसमें शेर अफजल मरवत का नाम था। फिर पता चला कि जी उनका एक खबर दी एक सहाफी ने कि उनका नाम निकाल दिया गया है। उसके ऊपर उस सहाफी को भी बड़ी लेदे हुई, और शेर अफजल मरवत के जो मतवाले हैं और जो सपोर्टर, उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। वो फिर ये हुआ कि वो गोहर खान साहब आज मौजूद थे अडयाला जेल के बाहर, तो उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा जी नई कमेटी बन गई हुई है और उसमें ये नाम है, उसमें आई थिंक 5-6 नाम है, 4 नाम है ना मेरे ख्याल है, पंजोथा साहब है। नहीं ज्यादा है, ज्यादा ना। सही। तो वो उस कमेटी में अब शेर अफजल मरवत साहब का नाम नहीं है। बिल्कुल। मरवत साहब ने उसके ऊपर कहा कि कोई बात नहीं। पहले उन्होंने ये कहा कि ये जो कमेटी नहीं बनी है, दिस इज इन एडिशन टू द ओरिजिनल कमेटी। ये मेंबर जो है ना, ताकि ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके। अब जब उनको पता चल गया कि वाकई मुझे कटा दिया है, तो उन्होंने कहा कि जी देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुलाकात ही करवानी है, उसमें कौन सी बात है ऐसी, मैं इमरान खान को जवाब दूं या मैं उसको मानता हूं, तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब ये उधर फिर सलमान अहमद साहब कूद पड़े, जो आपको पता है कि वो बैठे हुए हैं अमेरिका में या कहीं पर, मेरे फेवरेट गिटारिस्ट पाकिस्तान। हाँ, उन्होंने कहा है कि ये रॉन्ग नंबर है। उसके जवाब में उन्होंने उनको कहा कि ये जो, मतलब मैं वो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल कर सकता जिस तरह की उन्होंने कुछ उनको अलकाबात दिए हैं। बहरहाल उन्होंने उनको टका के जवाब दिया। और अब ये मसला यहाँ से शुरू होता है अली कि शेर अफजल मरवत ने अनाउंस किया कि अगर आप मेरी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करें और आप हमें ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों, वगैरह वगैरह वगैरह। उस पर फिर कोर कमेटी में भी ये मसला उठा, वहां पर भी हुआ कि ये शेर अफजल मरवत किस चक्कर में फैल रहा है। तो ये मुझे बताएं आप, डू यू थिंक शेर अफजल मरवत पोटेंशियली कैन रिप्लेस इमरान खान? नहीं, ऐसी बात ना करें आप, ये ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि
जाके चेक करना जरा। क्या इसमें क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं? व्हाट इज द इशू? इसमें देखिए मेरी बात बड़ी सिंपल सी है, और वो ये है कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो एक हैंडसम इंसान है, लंबे तड़ंगे हैं और नौजवानों में पॉपुलर हैं। लड़कों को जिस तरह से वो देखते हैं तो रेहाम खान की किताब याद आती है उससे भी। लेकिन जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो इमरान खान को रिप्लेस करने की पोजीशन में बहरहाल नहीं है। क्यों? बातें भी तो वो इतनी बढ़ के करते हैं ना, बढ़ चढ़ के करते हैं, ऐसी तैसी फेरते हैं वो अपनी बातों के हाँ बिल्कुल, जरिए। क्यों नहीं कर सकते? इमरान खान ने 22 OAIG वाली बातें करते हैं वो। हाँ, तो इमरान खान ने 22 साल वो बातें की हैं, 22 साल। जरा वीर प्रताप सिंह ने 22 साल इंतजार किया है, ठीक है ना, लाहौर की एक जेल में। तो बात यह कि देयर इज अ डिफरेंस। शेर अफजल मरवत जो है वो कल का बच्चा है। इमरान खान नहीं तो फिर इनसिक्योरिटी किस बात की? खान साहब ने क्यों उनका नाम कटवा दिया वहां से उस लिस्ट में? रहने देते, क्या कर लिया उसने? सोशल मीडिया की टीम ही बनाई है। शेर अफजल मरवत की बहुत मुखालफत है। देखिए बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो उनके बारे में ये कहते हैं कि ये बंदा जो है ना ये एजेंसियों का आदमी है। उसके बारे में वो कहते हैं कि इन्होंने मेजर आदिल राजा जो कि एजेंसियों के खिलाफ और फौज के खिलाफ खुलकर बोल रहा था उसको कटा दिया। इसने राजा हैदर मेहदी को जो है वो राजा ही है वो भी, या नहीं पता नहीं मुझे, हैदर मेहदी जो है उनको भी इसने कटाया है। और फिर उन्होंने 2-3 और भी बड़े, सलमान अहमद साहब जो है आपके सामने वो भी बोल रहे हैं। तो उनके बारे में ये, और फिर ये कराची लाहौर से इनको गिरफ्तार किया गया, अगले दिन इनको छोड़ दिया गया। पूरे मुल्क में सबको जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा था। शेर अफजल मरवत जो है वो पूरे केपी में जलसे करते फिर रहे थे। फिर वो कराची में कई एक नमूदार हुए, गिरफ्तार एक दफा उनको करने की कोशिश की गई, वो गायब हो गए और वो फिर इस्लामाबाद कराची से निकले और कराची में, और फिर गौहर साहब को उनको वापस बुलाना पड़ा समहाउ। तो लोगों का ये कहना है कि जी कोई ना कोई डील है जिसकी वजह से ये बंदा जो है वो सब कुछ करने के बावजूद मुकम्मल तौर पर आजाद घूम रहा है। और फिर इमरान खान साहब के तो आपको पता है ना, कान भरना बड़े आसान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने भर दिया। किसी ने कहा अली कि जो आखिरी बंदा मिलता है ना खान साहब को, तो जो उसने बात कर दी ना वही होना है आखिरी बंदा। हमने अपनी आंखों से देखा है, वो हमने अपनी आंखों से देखा है। आपको उस वाकये का पता है ना, अलीम खान के जब वो उनको चीफ मिनिस्टर बनाने लगे थे तो वो सारी बातचीत हो गई। तो फवाद चौधरी ने अलीम खान को जाते हुए कहा कि नहीं बनाएंगे, एडे खुश ना हो वो अजय इन्होंने घर भी जाना है। हाँ। रात भी गुजारनी है। नहीं वो भी है। और तो वो जो लास्ट पर्सन ही मेट वो बेगम थी, वो बेगम थी, और बेगम ने कहा नहीं बनाना। नहीं उसमें ये भी है, बेगम जो है वो वैसे भी उनके बहुत सारे फैसले ओवररूल कर देती थी। मगर एक और चीज भी है कि आखिरी बात जो है, देखिए बेगम का तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ना, वो तो उनको अपना मुर्शिद कह चुके हैं। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा आपको शायद याद हो, 30 अक्टूबर 2011 के जलसे में मेमो गेट का उन्होंने पहली दफा जिक्र किया था, और उससे पहले किसी को नहीं पता था पाकिस्तान में मेमो नाम की कोई चीज है। वो जो उन्होंने ऐलान किया था मंसूर इजाज के हवाले से, वो जो ऐलान उन्होंने किया था वो जलसे में तकरीर से कुछ देर पहले वहां पर शाहिद मसूद साहब मौजूद थे और मोहम्मद मालिक साहब थे, डॉक्टर शाहिद मसूद एंकर। तो उन्होंने ये बात उनसे की थी, तो वो खड़े हुए और उन्होंने जाके वहां पर तकरीर कर दी। तो तकरीर में उन्होंने ये बात, ये दिस इज समथिंग जो कि इतने में वो कर देते हैं। ले जी, इस पे और बड़ी बात है करने को, लेकिन आई थिंक वी टेकन इनफ ऑफ योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर कि आप हमारा कमेंट्स भी छोड़ें, हमारे साथ इंटरेक्ट और इस्लामिक टच वकास साहब, क्या उन्होंने कान में कहा था कासिम सूरी साहब ने कि इस्लामिक टच दें, तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा। एनीवे, हाँ, तो आपके देखने का बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी।